नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। देखिए, भूलना तो मानव की एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो चीज़ें आप भूल नहीं पाते हैं और लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो ऐसे समझिए कि देखिए, पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। तो आप जो भी पढ़ें उसे सोचते रहें, विचार करें। यानी कि जब आप पढ़ाई करके उठें तो आप कोई भी काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो उस पढ़ी हुई चीज़ को कम से कम 2 बार जरूर रिपीट करें। मन ही मन उसको रिपीट करते रहें, सोचें उसको। ठीक है, तो इस तरह याद की हुई चीज़ें ने आपको हमेशा याद रहेगा और चाहकर भी आप उसे भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मेन चीज़ ध्यान रखना है कि उसे सोचना है। जैसे पढ़ के उठें तो उसे क्या कि मन ही मन कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसे सोचते रहना, वो क्वेश्चन को, उस आंसर को सोचते रहना। यानी कि कम से कम 2 बार 3 बार अगर रिपीट कर लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो शानदार तरीका यह होता है तैयारी करने का कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के बारे में आया तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 214 में है। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन वाला होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आसानी से यहाँ याद भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, ये एक को है ना इधर कर दीजिए, यानी कि 1, 2, 4 में है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 214 यानी 214 में है हाई कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, पटना हाईकोर्ट 1916 और ठीक लगातार जो अगले साल है यानी 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो होता है 62 वर्ष होता है और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था मनसबदारी प्रणाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अकबर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ पर देखेंगे। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर किस वंश का शासक है? तो ये था मुगल वंश का शासक था। ठीक है, अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में ये सम्राट बन गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था यानी कि निरक्षर था? तो वो अकबर ही था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया? अकबर ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने किया था। यह 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है अकबर से कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खान। और एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। तो ध्यान रखना है, अकबर का संरक्षक है बैरम खां और राजस्व मंत्री है टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 में ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो यही 1951 में हुआ था। ठीक है, ये मतलब कि भूमि सुधार संबंधी से संबंधित है। 1951 में पहला संशोधन हुआ था। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था किया गया था, ये पहला संशोधन में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो पहला संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची। देखिए, भारत के संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये जो 4 अनुसूची को जोड़ा गया बाद में, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो उसमें जो 4 है, 8 अनुसूची के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं,
तो सब अनुसूची में क्या है तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या भूमि सुधार संबंधित है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल है, और 11वीं अनुसूची में पंचायत राज है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया, यानी कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। अब अशोक के बारे में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो 6ठे शिलालेख में ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम अशोक के रूप में किस शिलालेख में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा शिलालेख में मिलता है, ये ध्यान रखना है। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में कि अशोक किसका पौत्र है, पौत्र मतलब क्या होता है, पोता, ध्यान रखना है, पोता है ना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ऐसे समझिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो कि बार बार रिपीट होता है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया था। और एक है धामे का स्तूप किसने बनवाया, तो वो भी अशोक ने ही बनवाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला क्या है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो ये सही है। और 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताया कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। ये शहरी वाला कौन सा नगर पालिका में आ जाता है, वो 74वें संविधान संशोधन में है, तो यानी केवल एक सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए पंचायती राज पंचायती को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ठीक है। और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पंचायत किस भाग में है, तो पंचायत भाग 9 में, और नगर पालिका है भाग 9 के ए में, ठीक है। जब भी आप पंचायत के बारे में क्वेश्चन आए या तो नगर पालिका, दोनों साथ में एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन में नहीं होगा। जैसे पंचायत की कौन सी अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो मार्च अप्रैल यानी कि होली का समय होता है, तो उस समय कौन सा गेहूँ काटा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये गेहूँ हो गया, और गेहूँ कौन सा फसल आता है, तो गेहूँ रबी की फसल में आता है, ये ध्यान रखना है। धान जो है वो खरीफ की फसल में आता है। अच्छा, गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। और चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो भी कर्नाटक में ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी कौन सा होता है, तो वो अरेबिका होता है, ये ध्यान रखना, अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 मई है, 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नखास पिंड का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, और खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1919 में। ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है
जो संघीय शब्द है वो कहीं भी नहीं है, संविधान में कहीं नहीं है, क्योंकि देखिए संघीय नहीं है क्या, तो भारत राज्यों का संघ है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ये शब्द का प्रयोग किया है, ना कि संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भाग 3 है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितना अनुच्छेद में, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में, अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस भाग में, तो भाग 20 में। किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। प्रस्तावना किस देश से लिया गया, ये लिया गया अमेरिका से। लेकिन अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है चेनाब नदी बनाती है, ठीक है। अब यहाँ 2 शब्द आया, दोनों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक बारालाचा है और एक है चेनाब। अब देखिए बारालाचा क्या, दर्रा है, ठीक है, तो दर्रे से क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में है, ये दर्रा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि बारालाचा दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो ये तीनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आपको याद रखना है सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ठीक है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखना है। इसको याद कैसे रखना है, सराब है ना, सराब इसको बोलिए, यानी कि सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा, ये दर्रा तीनों जो है सराब, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है ना, HP में, ठीक है। अब रही बात चेनाब से। चेनाब से करंट अफेयर में क्वेश्चन मालूम, ये बिहार SSC CGL का जो एग्जाम 2022 में हुआ, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो चेनाब नदी पर बनाया गया, ये ध्यान रखना है। इसका नाम भी है ना पुल का, वो चेनाब ब्रिज है, और ये किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है, तो बाबूजी किसे कहा जाता है, जगजीवन राम को कहा जाता है, ठीक है। अब इस टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, बिहार विभूति किसे कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है बिहार विभूति। अब कन्फ्यूजन वाला इसी तरह एक है बिहार केसरी, तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए कन्फ्यूजन ना हो, तो बिहार विभूति है तो वो अनुग्रह नारायण सिंह है, अब बिहार केसरी है तो केसरी कृष्ण सिंह, ऐसे रिलेट कर लेना, केसरी कृष्ण सिंह, केसरी कृष्ण सिंह। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। अब इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला एक है लोकमान्य, तो लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसे कैसे रिलेट करना ताकि कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। देखिए लोकमान्य यानी कि किसी को अगर मान सम्मान देते हैं ना, तिलक लगा कर देते हैं, तो लोकमान्य जो है वो तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को, और लोकनायक हो गया जयप्रकाश नारायण को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वायुवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है दीन बंधु, तो दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। अब यहाँ पर कैसे याद रखना है, देश बंधु एक है दीन बंधु, तो देश को दास से रिलेट करना है, देश दास यानी कि देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, देश दास, देश बंधु चित्तरंजन दास को, और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहा है, ये भी है वहीं से, कौन सी, ये है 10वीं अनुसूची से, ठीक है। मैंने बताया था पीछे कि जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दल बदल भी 10वीं अनुसूची में, 52वां संविधान संशोधन ये 1985 की बात है, 1985 में दल बदल से संबंधित कानून की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन है 1985 में है, कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया 1978 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नानावती आयोग का संबंध किससे है? तो ये है बाबरी मस्जिद से है। ठीक है, और बाबरी मस्जिद से। लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? सॉरी, नानावती जो है ना, ये गुजरात दंगे से संबंधित है। ये लिब्राहन आयोग है बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है, नानावती किससे है? ये है नानावती हो गया गुजरात दंगे से संबंधित है, और लिब्राहन आयोग जो है ये है लिब्राहन बाबरी मस्जिद से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, देखिए, एक त्रिस्तरीय है बलवंत राय मेहता, एक द्विस्तरीय है। तो द्विस्तरीय का पंचायती राज का जो सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था अशोक मेहता। ठीक है, इससे याद कैसे रखना है और कन्फ्यूजन भी ना हो। देखिए, त्रिस्तरीय जो है ना, उसमें 3 शब्द आएगा, बलवंत राय मेहता। ठीक है, त्रिस्तरीय का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता, 3 शब्द। और द्विस्तरीय का 2 शब्द वाला नाम है उसका ना, अशोक मेहता। देखिए, 2 ही व्यक्ति का नाम आप में कन्फ्यूजन हो सकता है। पंचायती राज से सुझाव यही दोनों दिया था, एक बलवंत राय मेहता, एक अशोक मेहता। तो किस समिति ने किसको दिया था ये ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय का 3 शब्द वाला बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय को 2 शब्द वाला अशोक मेहता ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नादिर शाह ने ऐसा किया था। ठीक है, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया था, नादिर शाह ने। अब नादिर शाह क्या है कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना है। अब नादिर शाह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। अब जैसे ईरान का नेपोलियन आया, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ना कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो भी यही देखेंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, वो किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी पानीपत का तीसरा युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल है ना, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अगस्त 2023 में कजाकिस्तान की एटलिन सागायेवा को हराकर अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अंतिम पंघाल ने जीता है। ठीक है, अंतिम पंघाल किस राज्य से है? तो हरियाणा से, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गेंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां गेंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही है। आपको याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? असम में। किस राज्य में? असम में। असम में 2 को राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, एक काजीरंगा, एक मानस अभ्यारण्य या तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? असम में है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो बांदीपुर है कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार ये कहाँ है? केरल में है। ठीक है, ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करता है। किसी संस्था की लाभप्रदता न्यास की संसाधन की गति पर निर्भर करता है। अच्छा, न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप की विचारधारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है एतमाद दौला का मकबरा में देखा गया था क्या, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद। ठीक है, ये देखा गया था एतमाद दौला का मकबरा में। अब एतमाद दौला का जो मकबरा है कहाँ है, ये आगरा में है। किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पूछा जाता है ना कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, इसे याद रखना है। हुमायूं का दिल बड़ा है, यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, अकबर का मकबरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये है सिकंदरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश है ना, सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा है लाहौर के शहादरा के निकट है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, लाहौर के शहादरा के निकट है, यानी कि इसे याद रखना है जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, यानी कि शहादरा के पास है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा शहादरा का पास है, इसीलिए याद करना है जहांगीर, यानी कि जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है शंकर सुब्रमण्यम को ये नामित किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल में आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के अध्ययन के लिए वो अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो वो है आदित्य L1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आदित्य L1 जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन याद रखना है आपको कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो वो भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, वहीं पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान तृतीय, ये तीनों को है ना श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखना है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो लेम्बर्ट ग्लेशियर है, अंटार्कटिका में है। विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर अवस्थित सैन्य स्थल कौन सा है, तो वह सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अब क्या सांची का स्तूप जो कई बार रिपीट हुआ ना, अब एक नए क्वेश्चन को पूछा जाने लगा है कि धामे का स्तूप को किसने बनवाया, तो वो भी अशोक ने ही बनवाया। सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, और जो धामे का स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये किया गया है पटना में। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये एशिया का मालूम पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र संस्थान है, पटना में स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो है भागलपुर में। रिसर्च सेंटर है पटना में, लेकिन प्रजनन केंद्र कहाँ है, भागलपुर में है। एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, कई बार आपको बताए हैं, इसको ध्यान से रिलेट करके याद करवाएं। नागा अर्जुन, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या हम रिलेट करवाएं कि नागा अर्जुन जो है ना, ये नागा अर्जुन से रिलेट करिए, अर्जुन से। अर्जुन का सारथी कौन था, तो महाभारत में अर्जुन का सारथी था कृष्ण भगवान, तो नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, और मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, ये ध्यान रखना है। और सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है। त्रिवेणी बांध कहाँ है, गंडक नदी पर है। पंचेत बांध है दामोदर नदी पर। तो ये इतनी सारी चीज़ें याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार है। ये सूचना का अधिकार जो है ना, मूल अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि सूचना का अधिकार है ना, ये एक कानून है। ठीक है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा है ना, सबसे पहले यानी प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
अब कितने, 6 मौलिक अधिकार है। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, तो यह है अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना, 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने की वाली संस्था कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अच्छा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? कुछ अनुच्छेद यहाँ रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में भारत का? तो वो है अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? तो 76 में है। ये क्या है ना, अनुच्छेद से कई अब क्वेश्चन है ज़्यादा पूछा जाने लगा है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से समझिए, राष्ट्रपति का पद जो अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में, महान्यायवादी 76 में। और संसद किस अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। इसे याद रखना है, सरल। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, अनुच्छेद क्या? 79, 80 और 81। तो ऐसे आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 214 में है और 214 में। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये एक को इधर कर दिया, यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, राज्यपाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है कानपुर में। ठीक है, स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जीके में भी पूछ लिया जाता है और रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है स्टेडियम के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है, ये याद रखना है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये मुंबई में है। वानखेड़े बम्बई, वानखेड़े बम्बई, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और ईडन गार्डन कहाँ है? तो ये है सॉल्ट लेक, कोलकाता में है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल है 1916 से 1921 तक। ठीक है, तो रोलेट एक्ट कब आया? तो इन्हीं के काल में आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। देखिए, इसे काला कानून भी कहा गया और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। किसको? रोलेट एक्ट को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब किया गया? तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक होम में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जून 1972 को। फिर से समझिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक संस्था का स्थापना किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण की स्थापना 5 जून 1972 का हुआ। अब देखिए, जो 5 जून 1972 को हुआ था, ये पर्यावरण से संरक्षित संस्था है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 5 जून को ही मनाया जाता है। यहीं से आया है विश्व पर्यावरण दिवस, कहाँ से? यही 5 जून से। ठीक है, 5 जून को मनाया जाने लगा, तो ये आपको याद रखना है। और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये केनिया के राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, अब 1972 से एक और क्वेश्चन यहाँ रिलेट याद कर लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में ही लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है स्वर्ण। ठीक है, भारत में कौन विदेशी विनिमय दर की स्थिर रखता है? तो ये रिजर्व बैंक रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार किस देश में? तो वह है अमेरिका का। और सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश है चीन।
भारत क्या है, भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, द्विपक्षीय में, है ना। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है, एक विक्रेता और एक क्रेता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, एकाधिकार बाजार का असंतुलित अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है जेबी से ने दिया, जेबी से ने दिया। देखिए जेबी से के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, ये किसका नियम है, तो जेबी से का नियम है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो वह है एडम स्मिथ। और एक क्वेश्चन आता है कि किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोजगार का सिद्धांत किसने दिया, तो रोजगार का सिद्धांत दिया है जॉन मेनार्ड किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स ने, यानी कि JM किन्स ने दिया था। ये क्या दिया था, रोजगार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को आया था। एक क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, तो वो पेंथिक लॉरेंस था, ठीक है। इसके साथ दो और व्यक्ति साथ में आए थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक है AB अलेक्जेंडर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है, ठीक है। अब इसी 26 नवंबर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसी 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभुसत्ता, शासन यानी सरकार और राज्य क्षेत्र, ये सभी है राज्य का अनिवार्य तत्व है, ठीक है। प्रभुसत्ता यानी कि इसे बोलते हैं संप्रभुता भी बोला जाता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने वाली सक्षम संस्था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है ये उरांव जनजाति, ठीक है, क्योंकि उरांव जनजातियों ने ही ताना भगत आंदोलन शुरू किया था। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन जो 1914 से 1920 तक चला था, वो उस समय तत्कालीन बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उरांव जनजाति द्वारा किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ जो आंदोलन है ना, ये विद्रोह है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये आंदोलन कहाँ हुआ था, सिंपल रहेगा क्वेश्चन आपको, तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा है, जैसे कि ताना भगत आंदोलन का ये कहाँ हुआ था, ये तो छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो वो जतरा भगत है। अब आपको याद रखना है जैसे कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, झारखंड में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ, झारखंड में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, केरल में। कुका विद्रोह कहाँ हुआ, पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की, तो ये किए हैं भगत सिंह द्वारा किया गया है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भगत सिंह से पूछा यह जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में कभी गांव भी दे देता है। बंगा गांव में हुआ, पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ, ठीक है। भगत सिंह का जन्म हुआ बंगा गांव में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बनते हैं, तो ये क्या बनता है, त्रिरत्न बनता है। ठीक है, त्रिरत्न कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो त्रिरत्न जो है ना, ये देखिए ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो गया, बुद्ध धर्म धम्म और संघ, और एक त्रिरत्न होता है जैन धर्म का। तो जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये है जैन धर्म का। अब बुद्ध धम्म संघ है बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया, तो ये पाली भाषा में किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है। फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। यानी कि इसमें आंसर भी दे दिया इसी में। इसके लेखक कौन है, सी रंगराजन है। ठीक है, इससे ये पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है, फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड्स। तो इसके लेखक है सी रंगराजन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि आई डू व्हाट आई डू, इसका लेखक कौन है, रघुराम राजन है। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू के लेखक है रघुराम राजन है। एक क्वेश्चन है कि द थर्ड पिलर, इसके लेखक भी रघुराम राजन ही है। एक क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर के लेखक कौन है, उर्जित पटेल है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर के लेखक कौन है, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाएगा, पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है कहाँ, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, धूपगढ़ चोटी है। अच्छा, सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच है, तो ये है नर्मदा और ताप्ती के बीच में है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इसे याद रखना है, नासता है ना, नाश्ता है नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये कौन, सतपुड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है, यानी कि दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है, ये है NH2। ठीक है, देखिए NH राष्ट्रीय राजमार्ग से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कम से कम 4 राष्ट्रीय राजमार्ग को याद रखना है, NH1, NH2, NH3, NH4। ये कहाँ कहाँ किसको किसको जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये किसको किसको जोड़ता है, तो इसे याद रखना है। देखिए दिल्ली और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है ये है आगरा को मुंबई से जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है वो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए 2 शब्द 2 एक लाइन में याद रखना है। दीपादिक यानी कि दिल्ली और पाकिस्तान। ठीक है, दिल्ली और पाकिस्तान के पास है ना अटारी है, वहीं अटारी के सीमा से ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो है ये दिल्ली से कोलकाता, दीपादिक हो गया, देखिए दीपादिक हो गया 1 2, आमू मूचे आगरा से मुंबई 3, और मूचे मुंबई से चेन्नई, ये NH4 जोड़ता है। ठीक है, तो ये लगातार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 1 2 3 4 क्या है बोलना, दीपा दिक आमू मूचे, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो मतलब सर्वाधिक लंबी राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। ये भी ध्यान रखना है, सबसे लंबा है NH44। और सबसे छोटा कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH548 548 ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा इससे पहले कौन था, तो वो था 47A। ठीक है, जो कि लगभग 6 किलोमीटर था, लेकिन अब जो इससे भी छोटा हो गया है NH548 जो कि 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन सा महानगर आता है, तो वो दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता आता है। ये ध्यान रखना, दिल्ली मुंबई
चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर को क्या चीज़ था मेन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है ये। ठीक है, 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। और एक क्वेश्चन आता है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद ही है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस ठीक अगले महीने 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। अच्छा, अजंता की गुफा ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी गुफा 3 धर्मों का संगम यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है? वो है एलोरा की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो कि भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिभुवनेश्वर मंदिर, वो लिंगराज का मंदिर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये लिंगराज मंदिर किस राज्य में है ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, लिंगराज मंदिर को कब बनाया गया? तो 11वीं शताब्दी में बनाया गया, 1100 ईस्वी में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कौन सी शताब्दी में बना था? तो 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि पूछा जाता है? जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। तो ऐसे ही आपको ये तीनों को एक साथ याद रखना है। ठीक है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो किस सदी में? 13वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया। ठीक है, और एक है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अनंत बर्मन चोड ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्यूरोसियो जो है ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, क्योंकि ये क्यूरोसियो जो है ना ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। बाकी जो है तीनों कैलिफोर्निया, ओयासियो और कनारी ये ठंडी जलधारा है। अब है कि रही बात कैलिफोर्निया जो है किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और ओयासियो भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और ये जो कनारी है ये क्या है? ठंडी जलधारा है, लेकिन ये जो अंध महासागर है इसका ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलसिंकी की राजधानी है किसकी है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ठीक है, अब फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिनलैंड से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड है। ठीक है, लगातार 6ठी बार यानी फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 125वां। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? तो यह है रिकजेविक। और लाटविया की राजधानी रीगा। लाटविया की राजधानी है रीगा है ना। लाटविया की राजधानी है रीगा। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरि बाला कृष्णन को दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार 2023। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखना है। जैसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया है?
तो आशा पारेख को दिया गया 52वां, और 53वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो वो वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रीतिजिकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में हुआ था। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए फिर से समझिए कि जो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था तीनों, तो 1930, 31 और 32 में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में भाग लिया था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इससे क्या क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो इससे पूछा जाता है जैसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे। ठीक है, 17 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, यानी कि भारत एक खोज के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि 1929 का लाहौर अधिवेशन है ना, ये क्वेश्चन आता है ना कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इनसे पूछा जाता है कि जो नदी परियोजना है, भारत का जो नदी परियोजना है, उसका किसने कहा कि ये भारत का मंदिर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनसे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए ये टास्क रहा, आप कमेंट में लिखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से कितने क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है, और उसका आंसर भी आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, इससे आपको क्या हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, और आपका जो कमेंट पढ़ेंगे वो भी उनको भी रिवीजन हो जाएगा, और क्वेश्चन उनको जानने को मिलेगा। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप पूरा कमेंट में लिखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्सरा है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर पूछा है अप्सरा। अब यहाँ पर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो वो आर्यभट्ट है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण वो कौन सा था, तो स्माइलिंग बुद्धा है। कहाँ से किया गया था, पोखरण से किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनाया स्पेस एक्स ने। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 13वां महारत्न कंपनी बना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 4 कंपनी, और इसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो महारत्न कंपनी है कौन कौन सा, तो आपको ये 13 आपको याद रखना है। ठीक है, आपको सरसरी निगाहों से आपको बता देता हूँ। जैसे सेल, गेल, वेल, ये 3 हो गया। पहले सेल यानी कि आप समझ लीजिएगा, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल उसी तरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले कौन कौन सा है ये 13 आपको याद रखना है। जैसे सेल, गेल, वेल 3 हो गया, BPCL, HPCL 5 हो गया, NTPC 6 हो गया, और फिर CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और एक है IOCL, और एक है ONGC, और एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
और एक है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एक है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, और एक है ओआईएल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये वाला जो है 13वां बना था। तो ये 13 महारत्न कंपनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगस्त में एक और इम्पोर्टेंट कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डेस मतलब कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो इसे क्या है, फॉर्मूला से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या आता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच जो फॉर्मूला होता है C-0/5 बराबर F यानी फ़ारेनहाइट -32/9। ये फार्मूला आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इससे बन जाएगा आसानी से। जैसे फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में पूछा है, तो फ़ारेनहाइट 152 है। फ़ारेनहाइट की जगह यहाँ कितना रखना है? 152। 152 में ये 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 120 आ जाएगा, है ना। 120 प्लस 32 हो जाएगा 152, तो 120/9 हो गया यहाँ। ठीक है। अब कुछ कट जाएगा यहाँ, 3 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9। अब ये 5 ये गुना हो जाएगा, 40 पंचे 200/3, तो 200/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। और विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है सबसे सशक्त स्कंदक है। ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AlCl3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितना ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है? तो इतना जो है प्रतिरोध जो का मान क्या होगा? ठीक है। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम में जो प्रतिरोध वाला होगा ना, तो वो 1/R यानी कि कुल प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। ठीक है। देखिए, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में, और एक होता है श्रेणी क्रम में। तो ये आपको श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट कुल प्रतिरोध बराबर R बराबर होता है R1 + R2 + R1, सीधा वाला। ठीक है। और समांतर क्रम में होता है 1/, वाला में होता है। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, याद रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, समांतर कोई भी रेखा कैसे होगा, ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे समानांतर ऊपर नीचे, तो उसी प्रकार इसका सूत्र भी होगा ऊपर और नीचे वाला, है ना, 1/R1 वाला होगा। ठीक है। तो इस पर क्या बना देंगे आप, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना का प्रभावी प्रतिरोध वाला, यानी कि जो टोटल दिया हुआ 1/15, ठीक है, बराबर। फिर है आपका दिया हुआ एक, ये क्या निकालना है, और एक दिया हुआ है 1/20। ठीक है। तो ये निकालना है, तो 1/20 इधर कर देंगे, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/15 - 1/20। तो इसको LCM ले लेंगे, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यानी कि 1/60, यानी कि R बराबर कितना निकल जाएगा 60, है ना। तो ये दूसरा जो ये ओम होगा वो 60 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक इसमें से है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रख लेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाँकना। टाँकना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फीलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जल या तो ऑक्सीजन, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहे, टिक कर देना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है जल या ऑक्सीजन। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधों में जड़ से तना और पत्तियों में जल का वहन कौन करता है? तो जल का जो वहन करता है वो जाइलम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल का वहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, जल जाइलम। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद हो गया, जल जाइलम। अब भोजन का फ्लोएम, तो भोजन को भोजन नहीं बोलना, भोजन को बोलना फूड। फूड मतलब होता है भोजन, तो फूड फ्लोएम। फूड का वहन कौन करता है? फूड फ्लोएम। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डेटॉल में कौन सा प्रतिरोधी यौगिक मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एनलोरोक्सीलेनोल प्रतिरोधी डेटॉल में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्द निवारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो कौन इस समूह में से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेंगुइन जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि स्तनपायी कौन कौन सा है? प्लेटिपस और फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू, ये स्तनपायी जानवर हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्तनपायी के हृदय में कितना कक्ष होता है? तो वो 4 कक्षीय होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 लीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये ध्यान रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से समझिए, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है पत्तियों की कोशिकाओं में लवक पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, लवक है ना प्रायः पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो जिसका संबंध किससे? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ अध्ययन करना। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुप्त जो है ना विलुप्त प्राणियों या तो संकटमय प्राणियों की सूची किस में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से ना पीतल क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है? ठीक है, तो ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? पिताजी है ना, पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा है टीन और तांबा का मिश्रण है, इसे याद रखना। काटता, ये शब्द जब याद रखेंगे ना, जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कांसा किसका मिश्रण है, तो काटता दिमाग में आ जाएगा, यानी टीन और तांबा का
मिश्रण है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन में दे देगा सिल्वर, तो इसका नाम में है भले सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये क्या क्या पाया जाता है, तांबा और जिंक, जैसे पीतल का होता है ना, पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी यानी तांबा और जिंक का, तो उसमें सिर्फ निकेल मिला दिया जाता है तो वो जर्मन सिल्वर बन जाता है। ठीक है, तांबा, जिंक और निकेल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम है ऑक्सीटोसिन प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ प्रोटीन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन सा है, जैसे पहले तो ये एक क्वेश्चन याद रखिए कि प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन। और बच्चों में जो सूखा रोग होता है, क्वाशीयोरकर रोग होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम का, यानी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात हार्मोन से, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो एड्रेनेलिन हार्मोनिक करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो क्या करती है, ऊर्जा और ताप और माध्यम के कण, ये तीनों को स्थानांतरित कर देती है। इसका आंसर हो जाता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पादप जो है ये प्राथमिक उत्पादक होता है। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ये होता है ना कि ऊर्जा स्थानांतरण में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो 10% स्थानांतरण होता है। ठीक है, और ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्पैम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूआरएल है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था यूएसबी का फुल फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैदा और खमीर। ठीक है, यीस्ट को ही हिंदी में खमीर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो इसका आंसर है एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरबेल यानी कि कसकुट्टा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पूर्ण तना परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये खाद्य विकृति जो है ना, खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना है, राष्ट्रीय पोषण जो है एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मैसूर में है। और केंद्रीय औषधि जो शोध संस्थान कहाँ है, तो यह है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सवेल ने किया। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन आता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लांक ने दिया। तो नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना है विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया और क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक ने दिया, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से
क्या आता है, आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो मैथ और रीजनिंग का भी कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिससे आपके जो मैथ और रीजनिंग का बनाने का बेहतरीन जो तरीका है, प्रोसेस है और शॉर्टकट और आसानी से आपको बन जाए, वो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग का वीडियो हम अपलोड बाद में करेंगे। अभी मैं जीके और साइंस का शानदार तैयारी करवा रहे हैं। तो इस तरह से आपका सेट नंबर 21 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो ये होता है प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब किससे इसे ठीक किया जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें।